छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं। पहला सवाल हमें मिला है अभिषेक जी का, अभिषेक पटेल साहब का सुपर चैट पर मिला है। टाटा मोटर कंज्यूमर व्हीकल, ये थोड़ा सा कॉमर्शियल व्हीकल, यहाँ पर TMCV 356 पर बाय किया हुआ है। अब क्या इसमें व्यू रखना है अंशुल भाई? सर मैं दोनों कवर कर देता हूँ, टाटा हाँ, मोटर सीवी और टाटा मोटर पीवी। टाटा ठीक है। मोटर सीवी 378 तक, पीवी 378 तक पुल बैक मिलता है तो बेच के चलिए। 320 रुपए के टारगेट खुले हैं और टीएम सीवी अभी 336 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जब तक वो प्रोटेक्टेड है आप तेजी प्ले करते रहिए, मतलब उसमें अब ऑल टाइम हाई ग्राउंड्स में है तो रेजिस्टेंस तो कहीं नहीं है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सपोर्ट का ले लीजिए 336 का। तो आप TMPV पर यानी पैसेंजर व्हीकल वाले पर बुलिश हैं? नहीं नहीं, टीएमपीवी पे मैं बेरिश हूँ। 320 का टारगेट है, बेच देना चाहिए पुल बैक पे। और अच्छा, टीएमसीवी को अभी होल्ड करके रखना है ओके, 336 के स्टॉप लॉस से। ठीक है। तो CV पर बुलिश हैं, PV पर नहीं। लेकिन अंशुल भाई, एक गाड़ी इनकी आई थी सिएना और बड़ा ज़बरदस्त क्रेज़ आ रहा है लोगों में, कह रहे हैं कि बड़ी सुंदर कार है। उस दिन मेरी कुणाल जी से बात हो रही थी, कुणाल परार जी से। वो कह रहे थे सर मेरा तो दिल आ गया उस गाड़ी पर। और बहुत लोग, मतलब मैंने वीकेंड्स में काफ़ी लोगों से बात हुई तो सभी को बड़ी अच्छी एफोर्ड, मतलब उस रेंज में कि 11-12 लाख रुपए पे बहुत ही प्यारी कार बनाई है, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैंने तो खैर बस वो फोटोज़ वगैरह में भी देखी तो वो लोग कह रहे कि डिफेंडर की बिल्कुल दूसरी कॉपी बना दी है इन्होंने, और डिफेंडर तो कितनी महंगी कार है। तो लोग शायद इसको लेना चाहेंगे। वॉल्यूम वगैरह में या कंपनी के शेयर प्राइस पे कोई असर नहीं होगा? तो देखिए, अब होगा कि नहीं होगा इसके भरोसे, मतलब मेरी चाची की मूछें होती तो चाचा कहते वाला हिसाब किताब है। अगर नहीं हुआ और शेयर यहाँ से 320 आ गया तो आप क्या करेंगे? तो अगर होगा वाली रिस्क आपको लेनी है तो आप रख सकते हैं। मेरे को तो चार्ट खेलना आता है। 378 टूटा है, 320 दिख रहा है। अब उसमें HEG और वगैरह में 75, और बाइंग क्लाइमेक्स के बाद रेलवे स्टॉक्स में कितने ऑर्डर आ चुके हैं, लेकिन स्टॉक धीरे धीरे नीचे ही आ रहे हैं। अल्टीमेटली मेरे को टेक्निकल्स आता है तो मैं उसी को प्ले करना चाहता हूँ। मेरे को बहुत ज्यादा मतलब न्यूज बेस्ड या फंडामेंटल प्ले नहीं आता है। थोड़ा बहुत फंडामेंटल आता है, वो भी EPS, सेल्स और ऑपरेटिंग मार्जिन। बाकी चार्ट जो बता रहा है मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो मेरे हिसाब से 378 टूटा है, 320 आना चाहिए। 100 में से 70 बार हम सही होते हैं, 30 बार गलत होते हैं। हो सकता है वो 30 में ये शामिल हो जाए, लेकिन अगर वो 70 में हो गया तो बहुत ज्यादा पछताएंगे। तो आई वुड गो विद द चार्ट। ठीक, बिल्कुल ठीक है सर, आपकी स्टडी है। आप जिस चीज़ पर ज़्यादा कंफर्टेबल है, जिस पे कॉन्फिडेंट है, वही जो चीज़ बोल रही है, जो इंडिकेट कर रही है, बिल्कुल ठीक है, उसी पर रहना चाहिए। एक सवाल हमें मिला है गोपाल नेगी जी का, ये बोल रहे हैं कि सर 60,000 रुपये हैं इनके पास, कौन से शेयर पर लगा दें? सर आई वुड बिलीव कि अभी तो लार्ज कैप चल रहे हैं तो बेटर है कि लार्ज कैप में सीमित रहिए। अब रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो उस पर बात नहीं करूंगा। अभी ACC के चलने का टाइम आया है। एशियन पेंट चल चुका है। अब एक दो महीने पहले अब पेशेंस लिए एशियन पेंट लिए होते, 2-3 महीने पहले बढ़िया पैसा मिला होता। अब ACC में ऐसे ही पैसा मिलेगा। इसी महीने चल जाएगा कि और 2 महीना खींच के चलेगा ये मेरे को नहीं पता। बट जा ये ऑल टाइम हाई रहा है, इतना मेरे को पता है। तो पैसा बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। टाइमिंग करने की कोशिश करेंगे तो शायद नहीं बनेगा। ठीक है, तो ACC यहाँ से चलने की उम्मीद लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, अंशुल जी काफ़ी बुलिश लग रहे हैं ACC के शेयर पर। ठीक है सर, अगला सवाल हमें मिला है अंकित जी का, ये भी बोल रहे हैं कि सर 2 से 3 स्टॉक बता दीजिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए जहाँ पर 8 से 10% का प्रॉफिट आ जाए। ये शेयर थोड़ा सा पहले वाले ये जो सवाल है इनका पहले वाले से मिलता जुलता है, लेकिन कुछ हद तक अलग भी है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग ये जानना चाह रहे हैं। सर स्विंग ट्रेडिंग मिड कैप स्मॉल कैप में होती है, जो अभी ढंग से चल नहीं रहे हैं। इधर उधर जो चार जो चल रहे हैं उनमें दिया था लूमेक्स टेक में टारगेट अचीव हुआ है, शायद लास्ट वीक डिस्कस भी हुआ था। तो स्विंग ट्रेडिंग इस तरीके से नहीं होती है। अब मैं आपको बता के चला जाऊंगा फिर आपका हाल वही होगा जो अभिमन्यु का हुआ था, या वो जो भाई साहब का हुआ था जिनके नीचे की बर्थ में कोई नहीं था तो वो पूछ किससे, मतलब जी, आज अंशुल जी के के लिए बार थोड़े, बार आदमी पुश करता रहे।
ठीक है। तो अभी स्विंग ट्रेडिंग को लेकर माहौल ठीक नहीं है अंकित जी, तो इसमें अभी थोड़ा सा रुक जाएं, अभी माहौल आने दीजिए। अंशुल जी कह तो रहे हैं ना कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखिए, अगर मिड कैप स्मॉल कैप चला तो बेहतरीन आदमी है अंशुल भाई, और उस समय पर देखेंगे कि देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में एक मैं चीज़ बता दूं, मैंने बहुत सारे फंड मैनेजर से भी बात की वीकेंड्स में भी, और सब लोगों से बात की, कई बड़े जानकारों से भी बात की, सबका एक माइक कहना है चेक। कि मिड कैप और स्मॉल कैप में वो आदमी पैसा लगाए जो 30% लॉस के लिए तैयार रहे, और 100% प्रॉफिट तभी वो सोच सकता है, 50% 100% प्रॉफिट तभी सोच सकता है अगर वो 30% का स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस नहीं, 30% के डाउन साइड के लिए तैयार रहे। हाँ, कई बार ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि 60-60 70-70% भी शेयर ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि ये कंपनी बचेगी या नहीं बनेगी, बचेगी। उस समय आपको ये देखना है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, सर्वाइवल मोड है या नहीं है। अगर उस तरह की स्टडी आपको आती है तो आप 60-70% भी देखने के लिए तैयार रहिए। कोविड में भी ऐसा हुआ था, और आप 2008 के फॉल में भी ऐसा हुआ था, 2010 से और 2013 तक जो एक स्ट्रक्चरल बेयर रन था, उस समय भी ऐसा हुआ था। 2018 में जब DHFL और यस बैंक वाला क्राइसिस आया था तब भी ऐसा हुआ था, तो बहुत सारे शेयर्स थे जो 60-60 70-70% टूट गए थे। तो अगर आप उस कॉन्फिडेंस के साथ जी सकते हैं कि भाई 60-70% मैं देख सकता हूं, तो आप मल्टी बैगर की तरफ जाइए, वरना मल्टी बैगर लार्ज कैप में बनना तो बड़ा मुश्किल होता है। अंशुल भाई मैं ठीक कह रहा हूं या कुछ ऐड करेंगे इसमें? सर मैं इसमें केस स्टडी दे देता हूँ लोगों को। आप हमेशा, हर कोई बात करता है कि राकेश झुनझुनवाला ने इतना पैसा कमाया, टाइटन में उतना पैसा कमाया। एक बार मंथली या वीकली चार्ट लगा के देख लीजिए, 5 से 6 बार उसने 40 से 45% ऑल टाइम हाई से नीचे भी स्टॉक देखे हैं। तो आपको राकेश झुनझुनवाला बनना है तो केवल अपसाइड नहीं देखेंगे ना, डाउन साइड भी देखेंगे कि 40-45% वो आदमी डाउन साइड भी देखा है हर बार अपनी। मतलब मेजोरिटी ऑफ द नेटवर्थ ही टाइटन में थी, तो नेटवर्थ ही 40% नीचे आ गई। तो अगर मल्टी बैगर देखना है तो फिर ये डाउन साइड भी आपको देखना होगा, और मल्टी बैगर नहीं देखना, आपको ट्रेडिंग करनी है तो फिर आपको स्टॉप लॉसेस भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। तो सिर्फ वो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ये तो शेयर बाजार में शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेटेजी है लॉस करने की। तो पहले आप अपना नेचर देख लीजिए कि आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, स्टॉप लॉस नहीं काट पाते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए है ही नहीं। आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या लार्ज कैप में प्ले करना चाहिए। तो अल्टीमेटली इट इज यू हु इज पुशिंग द बटन। जो बटन दबा रहा है वो आप हैं। अपने आप से पहले सिंक हो लीजिए कि आपका स्वभाव क्या है और आप बटन किस पे दबा रहे हैं, इसको सिंक कर लीजिए। आप पैसा कमा लेंगे। नहीं तो 99% भी कोई सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी आपको दे दे, तो 1% जिसमें पैसा जाना है उसमें आप अपना 100% कैपिटल खो ही देंगे। तो सिंक पहले अपने आप से कीजिए। स्व को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए, स्वयं को जानने में तो हो सकता है अंशुल भाई वक्त लग जाए, लेकिन कम से कम मार्केट को समझने में, और क्योंकि मार्केट को समझाना तो बहुत सारे टीचर हैं हमारे पास, आप हो गए और बहुत सारे पैनलिस्ट हमारे साथ आते हैं, तो वो थोड़ा और आसान है मार्केट को एटलीस्ट क्या गलतियां नहीं करनी है वो समझाने के लिए। अगला सवाल हमें मिला है तनु साहू जी का। इनका सवाल है, सर M&M फाइनेंशियल सर्विसेज में एंट्री हो सकती है क्या? अंशुल भाई इस काउंटर को क्या हो गया, ये लगातार डेली सी स्ट्रेंथ दिखाता जा रहा है आजकल। सर ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, बिगर द बेस बिगर द मूव। ये तो 1.5 साल से हम समझाते आ रहे हैं। बड़ा बेस ढूंढिए, बड़े बेस के बाद ब्रेकआउट प्ले कीजिए। सामने सामने आपको एग्जांपल लार्ज कैप में फेल्ड बेसिस के, कोटक में, एलटी में, टाइटन में, एशियन पेंट्स में, अगला एग्जांपल उसमें एसीसी जुड़ जाएगा, इन सब में मिला। ब्रेकआउट्स में एलटीएफ मिल गया आपको, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस मिल गया आपको, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा मिल गया, 240 से 350 तक, 346 तक गया। इस टाइप के शेयर मिल गए। तो इतना बड़ा बेस था जिसका ब्रेकआउट के बाद बहुत कम ही स्टॉक्स होते हैं जो फेल होते हैं, बट आपको फेल होते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर रखना है और इस तरीके की बड़ी मूव प्ले करना है। एलटीएफ में जिसने टॉप प्रेडिक्ट किया कहीं ना कहीं उतर गया, यहाँ भी जो टॉप प्रेडिक्ट करेगा उतर जाएगा। केवल नई एंट्री के लिए तो लेट है, पुरानी अगर आपके पास रखी है तो 348 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब जहां तक चला जाए स्टॉप लॉस रिवाइज करते चलिए। हो सकता है कि बिना किसी पुल बैक के शायद टारगेट भी कर ले, हो सकता है कि यहीं से पुल बैक देना स्टार्ट कर दे। तो अब केवल आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन होल्ड कीजिए। जहां तक अपसाइड मिले, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटे, वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा।
हमारे एक दर्शक हैं आबिद सलीम जी, ये बोल रहे हैं कि सर सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स आज 760 क्रॉस कर गया है। अब अपना व्यू बता दीजिए। आज अंशुल भाई इस काउंटर पे अच्छी स्ट्रेंथ है, करीब 10% उछला हुआ है, 784 आ गया है अभी, क्या करें सर? तो सालजा इलेक्ट्रॉनिक अगर आप नीचे से देखेंगे तो 761 का लेवल था, जिसके नीचे ब्रेकडाउन आया था, रिक्लेम हुआ है, फिर पुल बैक, आज फिर रिक्लेम हो रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज पे अटका है, तो 784 790 ये जोन अगर निकाल लेता है तो स्टॉक बेहतरीन हो जाएगा। फिर जो रेंज का अपर एंड है 948, इसका टारगेट खुल जाएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं आदित्यनाथ जी, ये पूछ रहे हैं सर पीसीजे में एंट्री कर सकते हैं क्या? 9 रुपये 90 पैसे का लिया हुआ है इन्होंने। नहीं सर, मैं अभी नहीं, मेरे को बुलिश एविडेंस चाहिए। आपको प्रीएम्प्टिव प्ले करना है, प्ले कर लो। यही दिक्कत होती है कि नाम सुन के आप जब प्ले करने लगते हो ना, पूरी चीज मॉरल ऑफ द स्टोरी पढ़ लेते हो, वो भी गलत पढ़े हो। कि मॉरल ऑफ द स्टोरी भी आपने पढ़ा होता तो उसका क्लियर जवाब था वेट फॉर बुलिश एविडेंस ऑन वीकली चार्ट, उसके बाद ही प्ले बनेगा। वॉच लिस्ट में है, एक्शनेबल वॉच लिस्ट में नहीं है। तो ये जो प्रीएम्प्ट करने की, वो भी प्रीएम्प्ट के लिए भी बहुत सारी कंडीशंस मैच करती हैं तब करते हैं। इसी कोई भी स्टॉक जाके प्ले नहीं करते हैं। तो पीसीजे जब तक मेरे को प्रॉपर बुलिश एविडेंस नहीं मिलता है, आई वुड नॉट प्ले। 1050 प्रोटेक्ट होना चाहिए, उसके नीचे चल रहा है तो एक और डाउट रेज हो रही है। तो अल्टीमेटली जब तक बेस नहीं बनता, 1050 ढंग से प्रोटेक्ट नहीं होता है, मैं नहीं प्ले कर रहा हूँ। जब हो जाएगा तो मैं 20 तक के लिए आराम से प्ले करूंगा। अगर आपके पास है तो इमीडिएट स्विंग लो का 8.5 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। बिल्कुल ठीक है। पीसीजे वैसे कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए, कंपनी डेट फ्री होने जा रही है, लेकिन कंपनी के रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए थे और कंपनी कह रही है कि इस साल डेट फ्री हो जाएगी, लेकिन शेयर नहीं चल रहा। एक्सपोर्ट मार्केट में भी इनका कोई एक्सपोजर नहीं है कि भाई अमेरिका यूरो इंडिया डील से कोई खास फ़र्क पड़ना है। गोल्ड की प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट आया था वो 180 करोड़ से बढ़कर करीब 210 करोड़ आया था। कंपनी का जो डेट है वो लगातार कम हो रहा है। कंपनी का अब जो इंटरेस्ट है वो केवल बर्डन 36 करोड़ रुपए पर क्वार्टर रह गया, जो कंपनी कह रही है ये भी हम ख़त्म कर देंगे। तो अब देखना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग प्ले तो है, लेकिन वही वाली बात है कि चार्ट पर संकेत ही नहीं दे रहा, और चार्ट पर बहुत सारे अच्छे शेयर संकेत नहीं दे पा रहे जो फंडामेंटली ठीक है, मतलब इस समय जो काम कर रहे हैं, मतलब कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं लेकिन प्ले नहीं हो रहे शेयर्स पर। आज एक हमारे दर्शक ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं, सर जीडीपी का डेटा आ गया, रुपया 90 को भी पार कर गया, मतलब जीडीपी का भी कोई इम्पैक्ट रुपये पर नहीं आ रहा है। अंशुल भाई रुपये डॉलर को कुछ देखते हो, उसका भी कोई चार्ट है क्या आपके पास? ऑल टाइम लो पर चल रहा है रुपया। तो रुपी डॉलर का चार्ट जरूर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रुपी डॉलर में अब एमसीएक्स या बीएससी में इतना ट्रेड नहीं हो रहा है। जब से सेबी उसने आरबीआई ने केवल उसको हेजिंग के तौर पे किया है, तब से इतना वॉल्यूम नहीं होता है। तो बिना वॉल्यूम के थोड़ा सा मेरे को दिक्कत होती है, क्योंकि ये नहीं समझ में आता कि इंस्टीट्यूशंस हैं कि नहीं है। बाकी अगर सिंपली पैटर्न देखेंगे, 88.9 पे एक छोटे कप कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, 2 रुपए का पैटर्न है। तो 88.9 से 90.9, हाँ 90.9 का टारगेट खुल रहा है। अभी चल रहा है 89.46, तो 90 रुपए 90 पैसे तक जा सकता है। वॉल्यूम नहीं है, इसलिए आई वुड नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट। मेरे को वॉल्यूम चाहिए होता है, तभी समझ में आता है कि गाड़ी में तेल कितना है। विशाल शर्मा जी हमारे अब नए मेंबर बने हैं। शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी मनी 9 फैमिली में। अगला सवाल हमें मिला है हरिनाम जी का, सर्वेश्वर फूड, इन्होंने 7,000 शेयर लिए हुए हैं 5 रुपये 20 पैसे पर, क्या करूं, वेट करूं या बेच दूं? अंशुल भाई इसमें जब से राइट इशू वाली कहानी हुई तब से ये थोड़ा शेयर फंस गया, अच्छा खासा डबल डिजिट में चलता था, तब से हम ट्रैक कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ले भी लिया, वरना हम 10 रुपये के नीचे के शेयर को जनरली बात भी नहीं करते हैं। क्या करें सर इसमें? 5 रुपए 34 पैसे के नीचे जब से क्लोज किया है, तब से खराब हो चुका है सर काउंटर। 5.34 के नीचे नहीं आना चाहिए था। और मे बी ये स्प्लिट वाली सेलिंग थोड़ी सी आती हुई दिख रही है, बट आई वुड बी कंफर्टेबल ओनली अबव 5.54, मैं 5.34, उसके नीचे तो मैं स्टॉक को देखना भी नहीं पसंद करूंगा। ठीक है, तो इसके नीचे सर नहीं देख रहे हैं। साईं प्रवीण जी का सवाल है, शैल बी इसको ऐड कर सकते हैं क्या? सैलरी नहीं, सैलरी नीचे नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 हफ्ते कंटिन्यूअस डाउन मूव है। आप इसको 6 मंथ्स का चार्ट कर दीजिए, आपको दिख जाएगा 8 वीक्स ऑफ कंटिन्यूअस डाउन मूव।
आपको एक पुल बैक 224 तक मिल सकती है, बट मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा बनी हुई है। जब तक वीकली पे आगे हायर लो नहीं बनता है, स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट से बाहर है। ठीक है। मोहम्मद आरिफ साहब का सवाल है। पहले तो गुड मॉर्निंग आरिफ साहब। और इनका सवाल है AGIL पर सर 259 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, इस पर 3 महीने का क्या टारगेट रखें? ठीक लग रहा है सर स्टॉक। 5-6 दिन से शैलो पुल बैक है। जी शैलो पुल बैक है। अ, ऊपर में 300। देखिए स्टॉक में स्प्लिट के बाद से एकदम साइडवेज में है, और 290 के आसपास से हल्की हल्की सेलिंग आती है। तो बड़ी तेजी आपको प्ले करना है तो 290 का वेट कीजिए, उसके बाद बनेगी। फिलहाल 10-20 डे मूविंग एवरेज पे होल्ड कर रहा है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर है आपके पास 260 का लगा लीजिए, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है। 260 टूटा तो खराब हो जाएगा। 290 के ऊपर बढ़िया तेजी आनी चाहिए। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर, पाल मखीजा जी का सवाल है। सर इस पर आपका व्यू चाहिए। हिंदुस्तान कॉपर में अंशुल भाई, कॉपर के प्राइजेस और मतलब काफ़ी अच्छा चल रहे हैं और रिकॉर्ड स्तरों पर जा चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और अगस्त से अभी तक 13% चल चुकी है कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में। कॉपर का हिंदुस्तान कॉपर भी बढ़िया चल रहा है, क्या करें सर? तो देखिए हिंद कॉपर में स्टोरी, हिंद जिंक और हिंद कॉपर दोनों कवर कर ले रहा हूँ। स्टोरी दोनों में बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ। जब तक हिंद कॉपर 360 नहीं निकलता है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। आज चांदी ऑल टाइम हाई पे है, मगर फिर भी 510 540 हिंद जिंक नहीं निकाल पा रहा है। तो जब तक हिंद कॉपर 360 और हिंद जिंक 540 ये नहीं निकलता है, मेरा इंटरेस्ट नहीं आएगा। और कॉपर का आपने नाम लिया तो मेरे को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आ गई। एक जन को मैंने बहुत मना किया था जब उनने MCX में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, ये 2021 के दौर में। मैंने बहुत मना किया था कि कॉपर मत करना, कॉपर का लॉट बड़ा है, वोलेटिलिटी बहुत बड़ी है, साइकोलॉजी हैंडल नहीं कर पाएगी। सिल्वर मिनी का छोटा लॉट है, नेचुरल गैस का या क्रूड ऑयल का लॉट, बड़े लॉट भी एक कंट्रोल्ड पोजीशन में है। कॉपर का 2,500 का लॉट है, 5 रुपए सरकना उसके लिए एकदम आराम से, मतलब मिनटों में सरक जाता है, 5 से 10 रुपए। साइकोलॉजी नहीं झेल पाएगी। फिर भी उस आदमी ने पहला ही ट्रेड कॉपर पे मारा, और पहले ही ट्रेड में 80,000 रुपए का लॉस लिया था। उस आदमी का नाम है अंशुल जैन। उसके बाद से कॉपर में कान पकड़े आज तक नहीं किया, केवल एनजी और सिल्वर मिनी में अटके हुए हैं। तो कई बार सब पता होते हुए भी आप गलतियां करते हैं। अंशुल भाई एक चीज़ तो है, लोग आपको बोलते हैं कि थोड़ा सा कड़ा बोलते हैं, लेकिन मुझे आपकी एक चीज़ ये अच्छी लगती है कि आप कड़ा सिर्फ लोगों को ही नहीं, अपने आप को भी बोल देते हो कि मतलब अगर लॉस खाया तो मैंने सबसे पहले खाया, वो भी ईमानदारी से बता देते हो, वरना लोग शांति से बैठ जाते हैं। सर ऐसा है ना, जितने यहाँ बैठ के अगर ये बोले मैंने लॉस नहीं खाया है, तो आप वॉरेन बफे होते, क्योंकि मार्केट रोज आपको पैसा दे रहा होता है। तो आज आप मुकेश अंबानी से बड़ी आपकी नेटवर्थ होती। अल्टीमेटली ट्रेडिंग इज अ 50-50 गेम। आप केवल रिस्क मैनेज कर सकते हो। स्टॉप लॉस इज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। स्टॉप लॉस लेना कोई बेइज्जती की बात नहीं है, इट इज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। आप दुकान खोलोगे, शटर उठाओगे, तो बिजली पानी सैलरी सब आपको देना है। इससे बचने का एक ही तरीका है, शटर ही मत उठाओ। तो शटर तो उठाना ही है ना, शटर नहीं उठाओगे तो कमाई कहाँ से होगी? तो शटर तो उठाना है। स्टॉप लॉस इज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। बस अंतर यह है कि छोटा रखो, टारगेट बड़ा रखो। आपको सब पैसा कमा के देगा, पूरा स्टॉक मार्केट देगा, कमोडिटी मार्केट देगा, लेकिन आप स्टॉप लॉस बड़ा रखते हो, टारगेट छोटा रखते हो, इसलिए आप पैसा खोते हो। तो मेरे को कोई शर्म नहीं है बोलने में कि ये मैंने गलती की है, उससे मैंने सीख ली है, शायद आप भी ले लोगे। बिल्कुल ठीक है सर। भारती देवी जी हैं, बोल रही हैं रेगुलर व्यूअर ऑफ मनी 9, बिग फैन ऑफ अंशुल सर। सर इन्होंने इंडसइंड बैंक लिए हैं 896 रुपये के। बोल रही हैं कि क्या कप एंड हैंडल फॉर्मेशन 6 महीने के चार्ट पर दिख रहा है क्या सर? क्या यहाँ पर एवरेज भी कर सकते हैं? बिल्कुल दिख रहा है सर। 6 महीने के चार्ट पे जुलाई से अगर आप देखेंगे तो कपनैडल पैटर्न है। और थोड़ा पीछे चले जाएंगे, मई से देखेंगे तो आपको कपनैडल पैटर्न के साथ एक फ्लैट बेस बॉक्स भी दिखेगा। बट इस स्टॉक में मोमेंटम तभी आएगा जब 895, 890 to 80 राउंड फिगर है। आप 890 to 80 रेजिस्टेंस है, आप राउंड फिगर 895 पकड़ लो। 895 निकलने के बाद ही स्टॉक में मोमेंटम आएगा। फिलहाल 10, 20, 50 एक दूसरे के ऊपर हैं डेली पे। वीकली पे 10 above 20 आ गया, और सिर पे 50 रेजिस्टेंस दे रहा है 895 पे। जिस दिन 895 निकला, इस स्टॉक में एक छोटा सा रेजिस्टेंस 927 के आसपास है। बाकी टारगेट 1,084 का खुलेगा। तो मेरी वॉच लिस्ट में है, प्रिफर्ड पिक में भी है।
लेकिन मैं 895 के ऊपर डिसाइसिवली जब चलने लगेगा तब मैं इसमें ट्रेड करना पसंद करूंगा। शायद मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, शायद मैं ये अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में खरीदूंगा। ठीक है, काफ़ी सारे सवाल रिपीटिटिव हैं। मैं उन दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप बार बार सवाल ना पूछें। अंकित चिकारा जी, खास तौर से आपसे सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपने एक ये स्विंग ट्रेडिंग वाला सवाल काफ़ी बार पूछ लिया सर। बाकी लोगों का भी नंबर आने दीजिए। अशोक राठौर जी का सवाल है, सर जी कोई शेयर 1:10 में कर देते हैं तब शेयर क्यों गिर जाता है? अरे ये स्टॉक स्प्लिट है सर। मैं बता देता हूं सर, इसका तो आसान सा सवाल। सर ऐसा होता है कि जब शेयर लिस्ट होता है ना, तो उसकी एक फेस वैल्यू होती है। आपको जो प्राइस दिखता है वो अलग है। मान लीजिए अभी कोई शेयर आया आईपीओ में 100 रुपये का लिस्ट हुआ, लेकिन उसकी आप फेस वैल्यू देखोगे ना, तो हो सकता है 10 रुपये दिखे, किसी शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपये दिखे। जिस शेयर की फेस वैल्यू मान लीजिए 10 रुपये है, उसकी फेस वैल्यू कई बार कंपनी स्टॉक स्प्लिट की घोषणा करती है, तो वो फेस वैल्यू 10 रुपये की घटा के मान लीजिए 5 रुपये कर दिया, 2 रुपये कर दिया, 1 रुपया कर दिया, जैसा भी रेशो कंपनी अनाउंस करती है। जैसे 10 रुपये के शेयर को 1 रुपये पर कर दिया, यानी कि एक शेयर को 10 शेयरों में बांट दिया, तो आपका जो शेयर जो 100 रुपये का चल रहा था वो गिर के 10 रुपये आ जाएगा। तो वो स्टॉक स्प्लिट उसको बोलते हैं। उसमें आपको नुकसान नहीं है, उसमें आपकी क्वांटिटी जो है वो भी 10 गुना ही हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास 300 शेयर थे, अब वो 3000 हो जाएंगे। तो ये आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है सर। प्रमोद कुमार जी का सवाल है, रैलिस इंडिया कोई को फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? नहीं सर, रैलिस इंडिया मेरे को अभी ठीक नहीं लग रहा है। एक बार वापस चार्ट देख लेता हूँ। हाँ नहीं, वीकली पे हैमर, मंथली पे हैमर है। एक पुल बैक 284 तक, 284 290 आ सकती है। बाकी मेरा इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा नहीं है इस काउंटर में। पुल बैक रैली है, और पुल बैक इतने ऑल टाइम हाई पे अगर स्टॉक्स इतने गिरे हुए हैं तो मैं पुल बैक तो नहीं प्ले करना पसंद करूंगा। बिल्कुल। अंशुल भाई, जीडीपी डेटा से पहले ना हमने एक हफ्ते पहले इस पर बात भी की थी, जब ये 248 के करीब चल रहा था, 248 या 47 के करीब। और जीडीपी डेटा जब तक आया, जब तक इसमें एक 5% का मूव मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में होते हुए भी चल गया, तो ये एक अच्छी चीज़ है इस काउंटर की। तो रैलिस इंडिया अब में ठीक है। अब आप बता रहे हो कि जो मूव आना था आ चुका, अभी फ़िलहाल यहाँ पर स्टोरी अभी देखनी है आगे की किस तरह से प्ले आउट होनी है। 284 का एक लेवल है बस। एक हमारे दर्शक हैं अंबर सिंघा जी, काफ़ी दिनों बाद आए हैं। सिंघा साहब कहाँ थे आप? गुड मॉर्निंग। वालचंद नगर इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है सर? वालचंद नगर वीकली पे हैमर, मंथली पे हैमर और डबल बॉटम है। अगर 147 नहीं टूटा तो पहले रेंज रेंज का टॉप 279 तक जाएगा और फिर तेजी आएगी। क्या ये स्टॉक बहुत अच्छा है? क्या मैं प्ले करता? आई वुड नॉट हैव प्लेड दिस काउंटर, क्योंकि पिछले 5 क्वार्टर में लॉस मेकिंग ही दिख रही है कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नेगेटिव है, सेल्स भी नेगेटिव है, ईपीएस भी नेगेटिव है। मेरे को नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में कुछ होना चाहिए, अनलेस कुछ अलग स्टोरी हो जो मेरे को नहीं दिख रही हो। केवल सेल्स, ईपीएस और मार्जिन पे देखें तो सब चीज नेगेटिव है। नैन्सी जी पूछ रही हैं, सर एशियन टाइल्स के टेक्निकल टारगेट बता दीजिए, और बोल रही हैं कि विवेक सर इसके प्रमोटर की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या? प्लीज़ आप चेक करें फंडामेंटल एंड एमडी एट्सेट्रा के केसेस। बिल्कुल मैम, मैं अभी लाइव शो में तो ये फंडामेंटल चेक नहीं कर पाऊंगा कि क्या केसेस वगैरह चल रहे हैं, क्योंकि मैं इस काउंटर को केवल दूर से ही ट्रैक करता हूँ एशियन टाइल्स को। लेकिन मैं टेक्निकल टारगेट्स अभी अंशुल भाई से दिलवा रहा हूँ। अंशुल भाई, एशियन टाइल्स पर आपके टेक्निकल टारगेट्स क्या हैं? सर 64 का स्टॉप लॉस लगाना है, 65 90 और 69 65 ये दो रेजिस्टेंस लेवल हैं। इनके पार होने के बाद 80 से 90 रुपए तक के टारगेट बनेंगे। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बिल्ट है, लेकिन जैसे इन्फीबीम में मूव आते आते कहीं अटक जाती है, इसमें भी मूव आते आते कहीं अटक रही है। और प्रोबेबली अटक इसलिए रहे हैं क्योंकि मिड कैप इंडेक्स अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास खड़ा है। तो वहां पे मेक और ब्रेक डिसाइड हो तो यहाँ भी मेक और ब्रेक डिसाइड हो जाए। तो इन्फीबीम और एशियन टाइल्स दोनों मेरे को अच्छे लग रहे हैं, क्लाइंट्स को रिकमेंड भी किया हुआ है। बट मिड कैप नहीं चल रहा है, इसलिए ये भी नहीं चल पा रहा है। जिस दिन वहां पे मूव आना स्टार्ट हुई, ब्रेकआउट बना, यही सबसे पहले चलते हुए दिखेंगे। एक हमारे दर्शक हैं माइनिश के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है, ये पूछ रहे हैं कि सर एशियन पेंट 2400 रुपये का लिया हुआ है, बहुत अच्छे, मज़ा आ गया आपके सवाल सुन के। और अब जो सवाल है वो भी इंटरेस्टिंग है। अंशुल भाई ये बोल रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करें और एसीसी में चले जाएं 2 साल के लिए, या अभी मतलब सिल्वर 20 में ही इन्वेस्टिंग करते रहें?
क्योंकि सर यहाँ पर इन्होंने सिल्वर 20 में भी प्रॉफिट बुक कर लिया है, मतलब सिल्वर भी 20 में पैसा बना लिया है इन्होंने। एशियन पेंट में भी पैसा बन रहा है 2400 का लेकर। अब ये पूछ रहे हैं एसीसी में चले जाएं बुक करके प्रॉफिट। सर आइडियली अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पे लिया है तो आपको ऑल टाइम हाई का वेट करना चाहिए। आपकी जगह मैं होता, आपको क्या करना है ये तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आपकी माइंडसेट मेरे को नहीं पता। आपकी जगह मैं होता, मैं इमीडिएटली एशियन पेंट बेच के एसीसी ले लिया होता, क्योंकि जो क्विक मूव थी एशियन पेंट में वो आ चुकी है ट्रेडर वाली। अब धीरे धीरे इन्वेस्टर वाली आएगी, जैसे एलएनटी टाइटन पहला मूव अच्छा आया फिर धीरे धीरे ऑल टाइम हाई आए। तो पहला क्विक मूव जो आता है वो आ चुका है, तो इससे बुक करके मैं एसीसी में चला गया होता, क्योंकि अब वहां क्विक मूव आते हुए दिख रहा है 2200-2300 तक का। अब वो क्विक मूव 3 महीने में आएगा कि 6 महीने में ये नहीं पता, बट जब भी आएगा वो बहुत क्विक आएगा। ठीक है, टाटा स्टील पर अपडेट दे दीजिए, मिथिलेश शाह साहब पूछ रहे हैं। टाटा स्टील में कोई अपडेट नहीं सर। 152, 159, 152 मिले तो बाई करूंगा, या 176-50 के ऊपर, 176-83 के ऊपर टिकना स्टार्ट करे तो बाई करूंगा। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है उसमें, तो मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक हमारे दर्शक हैं, पनवर साहब हैं, ये स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर पूछ रहे हैं सर, और एक्मे सोलर पर पूछ रहे हैं सर 3 महीने के लिए क्या व्यू रहेगा। दोनों में 17% का लॉस है इनको। एक्मे सोलार में तो आपको होना नहीं चाहिए, क्योंकि 263 जब टूटा था तब से हम बोलते आ रहे हैं कि आप स्टॉक से निकल जाइए। 207 रुपये आ रहा है, बीच में 236 एक सपोर्ट हो सकता है जो हुआ नहीं, तो 207 दिख रहा है। आई डोंट नो वाई आप उसको सीने से लगाए बैठे हैं। स्टील एक्सचेंज नहीं चल पाया, स्टॉक एक्सरे भी किया था, मल्टीपल ब्रेकआउट पे भी हमने देखा था। एक दिन चलता है वनडे वंडर होके फुस हो जा रहा है, और लास्ट वनडे वंडर भी है 1 अक्टूबर को ही हुआ था। 950 फिलहाल नहीं प्रोटेक्ट हुआ है, अगला मेजर सपोर्ट 8.59 के आसपास खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बेचने का तो कोई मतलब नहीं करता है। यहाँ से एक बाउंस बैक आपको 9:30 10 के बीच में मिले तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, या 8.5 रुपए स्टील एक्सचेंज तोड़ दे क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग पे, तो निकल जाइएगा। निकलने के पहले एक बार सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। जो दर्शक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर सवाल पूछ रहे हैं, आज मैं उनको बता दूं कि भाई आज हम स्टॉक एक्सरे में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को ही डीप में कवर करने जा रहे हैं। कारण है उसका क्योंकि बहुत सारे सवाल आ गए हैं, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, तो उन सभी पर बात करेंगे आज। श्रीराम फाइनेंस 605 रुपये का लिया हुआ है प्रशांत जी ने, इस पर लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं। श्रीराम फाइनेंस में 717 का ब्रेकआउट है, 1000 रुपए का टारगेट है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 1000 रुपए जा रहा है। 3, 6, 9, 12, 15 15 महीने का ब्रेकआउट आया है, तो कम से कम 3-4 महीना तो लेगा। सेकेंड मंथ ऑफ अपमूव है, 3-4 महीना लेके 1000 रुपए जा सकता है। ये धनतेरस पिक में हमने दिया भी था। साक्षी जी पूछ रही हैं कि सर बजाज होल्डिंग और बजाज ऑटो, इनमें से किसी को बाय किया जा सकता है क्या लॉन्ग टर्म के लिए? सर होल्डिंग कंपनी तभी ज्यादा चलती हैं जब आईपीओ कोई आने वाला होता है, और मेरे को नहीं लगता बजाज का कोई आईपीओ आना है। तो होल्डिंग कंपनी आई एम नॉट श्योर ये चलेगी कि नहीं, मतलब मैं कोई होल्डिंग कंपनी ट्रैक ही नहीं करता हूँ। बजाज, एक नालवा सन्स जरूर था लेकिन वो भी नहीं चल रहा है। बजाज ऑटो जरूर तेज है, आपको करीब 11,500 तक का टारगेट मिल सकता है, लेकिन सेम पीरियड में आप देखिए हीरो मोटो का 5,675 से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, 6,300 आ गया, और बजाज ऑटो वहीं का वहीं है। यही होता है, अच्छी कंपनी होना एक चीज है और रिलेटिव स्ट्रेंथ होना एक चीज है। शायद बजाज ऑटो हीरो मोटो से अच्छी होगी, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ उसमें थी, वो 500 रुपये चल गया, 7,000 भी चला जाएगा। तो अभी बजाज ऑटो में रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है, और जब तक नहीं आती है मेरा इंटरेस्ट नहीं है। जिस दिन आ जाएगी उस दिन जरूर हम इसको प्ले करेंगे। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं आर के फोर्ज, इस पर सवाल है इनका। इनकी आईडी तो कुछ खिलौना के नाम से बनी हुई है, भाई अपना नाम भी लिख दीजिए करिए। आर के फोर्ज पर सर इनका सवाल है। आर के फोर्ज खराब है सर, 552 रुपये टूटा है, 434 का टारगेट खुला है, बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक है, वॉच लिस्ट से पोर्टफोलियो से हटा देना चाहिए इसको, और सितंबर में लॉस भी पोस्ट किया है। देशवाल साहब पूछ रहे हैं इरकॉन 210 के लिए हुए हैं, 2 महीने में इनका प्राइस आ सकता है क्या? अगेन सर वो टाटा मोटर वाली स्टोरी, इरकॉन में या आईआरएफसी में इतने सारे ऑर्डर मिले लेकिन स्टॉक बाइंग क्लाइमेक्स के बाद नीचे ही नीचे आ रहा है। 138 कुछ का लो बना के, 136 का लो बना के बाउंस बैक किया है 221 तक। अब ये वापस 136 की राह पकड़े हुए हैं, तो 50% रिट्रेसमेंट के बाद नया लो बनता है। नया लो, लास्ट लो था इसका 133-46, उसके नीचे जाते हुए दिख रहा है। बल्कि अगर डाउन साइड अगर पकड़े तो करीब
100 रुपए के आसपास तक आ सकता है, निकाल देना चाहिए वॉच लिस्ट से। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं स्वाति जी हैं, ये इनका सवाल है सर टिप्स म्यूजिक पर। 548 का लिया हुआ है, इसको होल्ड या सेल, इस पर राय। टिप्स म्यूजिक बाउंस बैक दे रहा है सर। बाउंस बैक में 613 मिलेगा, 613 पे सवाल पूछिए। 613 अगर नहीं निकला तो फिर रिवर्सल मार देगा, तो 613 आते आते आप एक बार सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है। एक हमारे मनी नाइन के दर्शक हैं, जो कि प्राइम मेंबर भी हैं, कुंज बिहारी साहब। इनका सवाल है, पहले तो गुड मॉर्निंग सर। इनके पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस के कुछ शेयर पड़े हुए हैं 125 रुपए के। अंशुल भाई, इस पर क्या करें? सर ये आईपीओ बेस बनाने के मूड में आ तो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल डाउन ट्रेंडिंग ही है। और जब तक आईपीओ लो क्या था, 103.10, 103.10 प्रोटेक्टेड है। मे बी यहाँ पे डबल बॉटम बना के चल सकता है, बट वही है, प्रिडिक्शन या हो सकता है पे आपका पोर्टफोलियो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए मेरे लिए। जब तक 137 नहीं निकलता है काउंटर, तब तक आईपीओ बेस कहीं से भी बनता हुआ, मतलब बन गया है इसकी कंफर्मेशन नहीं आएगी। फिलहाल आईपीओ लो के पास है, तो मे बी इट कैन बाउंस। मेरा बाइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 137 निकलने के बाद ही आईपीओ बेस जब कंप्लीट होगा मेरा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है। कैस्ट्रॉल के सर इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं, इसमें लॉस बुक करना पड़ेगा क्या? 215 के लिए हुए हैं इन्होंने। आई गेस यस, क्योंकि कैस्ट्रॉल इज नॉट लुकिंग गुड। ये जो मार्च में फेलियर आया है मंथली चार्ट पे, 4 महीने के हाई के ऊपर जाके नीचे आया है। फेलियर के बाद भी ठीक है, डाउन मूव नहीं दिया है, बट धीरे धीरे करके वो डाउन मूव एक्सेलरेट हो सकती है। बेटर है यहीं पे लॉस बुक कर लें, नहीं धीरे धीरे करके 158 रुपये देखना पड़ेगा। ठीक है। किरण शर्मा जी का सवाल है, एनटीपीसी ग्रीन के बारे में बता दीजिए सर, अपनी राय दे दीजिए। सेम सर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो या एनटीपीसी ग्रीन, पोस्ट लिस्टिंग जो मूव आई थी उसके बाद से नहीं चले। और जब 111 रुपये 50 पैसे के पास मई जून में काफी ट्रेड किया था, तब भी बार बार हम कह रहे थे कि अभी आईपीओ बेस नहीं बना है, निकलिए, जब बन जाएगा तब एंटर कीजिएगा। अभी भी कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि आईपीओ बेस बन रहा है, तो इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए स्टॉक में। ठीक है। रश रेवांडकर जी का सवाल है ओलेक्ट्रा ग्रीन पर सर। ओलेक्ट्रा पर 75 शेयर हैं इनके पास, 1654 के, होल्ड या एग्जिट? पहले मैं इसमें डिस्क्लेमर दे दूं, जो आप चैनल देख रहे हैं ये इसी ग्रुप से संबंधित है। ओलेक्ट्रा सर, इसमें 1654 रुपये पर लिए हुए हैं इन्होंने। सर 1654 में अगर आपने ब्रेकआउट कपनल प्ले किया था तो 1500 का स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए था, जो कट चुका है। अब लॉन्ग लिक्विडेशन चल रही है, प्रोबेबली लॉन्ग लिक्विडेशन में 1139 तक आ सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं के पोरवाल जी, ये पूछ रहे हैं सोना बीएलडब्ल्यू सर, आईपीओ से लिया हुआ है, बहुत बढ़िया सर। टारगेट और स्टॉप लॉस अब क्या रहेगा? सर वीकली पे ऐसा लग रहा है कि एक हायर लो बना के चला है, आइडियली 550 तक आना चाहिए, और 468 का ब्रेकडाउन भी फेल हो चुका है। तो जितने वीक लॉन्ग्स हैं एलिमिनेटेड दिख रहे हैं। 540 से 555 इस जोन में जब आए तो एक बार सवाल पूछ लीजिएगा। उस जोन में अगर ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर की तो फिर नया लो बनाएगा, और नहीं की तो फिर खींचते हुए 624 तक भी जा सकता है, बट 540 के राउंड सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है। एक सवाल मिला है हमें साइंट पर, साइंट में क्या करें सर? साइंट अभी स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया सर, कोई बहुत अच्छा ट्रेड नहीं डेवलप होते हुए दिख रहा है। आईटी ऊपर जा रहा है, इसलिए ये नीचे नहीं जा रहा है। 1104 का मेजर सपोर्ट था, डबल बॉटम बनाया है। पुल बैक आ सकता है 1230 तक, बट पुल बैक में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है प्ले करने का, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 40-60 की है। 40% है कि ऊपर जाएगा, 60% है कि 1100 तोड़ के और नए लो दिखाएगा। तो मैं नहीं बाउंस बैक प्ले करूंगा। हर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पे 1100 आपका मैंडेटरी क्लोजिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है। देव साहब हैं, साइन पोस्ट पर पूछ रहे हैं, 297 रुपये के लिए हुए हैं, बोल रहे हैं कि सर रुक जाएगा ये तो आई थिंक गिरता ही जा रहा है, 224 हो गया सर। सर ये सवाल आपको पूछना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ क्यों नहीं पूछना चाहिए था। आईपीओ लिस्टिंग के बाद 3 से 5 दिन में आपको माल बेच लेना चाहिए, जो भी पैसा मिल रहा है, और उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट करना चाहिए। तो अगर आप ये करते, जो स्टैंडर्ड E = MC² है, फॉलो करते, तो आप ये पूरी गिरावट 5वें दिन में आपको हाई लग गया था 406, उसके बाद आपने अगर बेच दिया होता तो आप कितना ही खोते, 451 का हाई बनाए, लेकिन ये पूरा पेन जो 182 तक का था बचा लिए होते,
अभी भी कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। रिवर्सल के लिए भी 310 निकलना मैंडेटरी है। मेरे को नहीं लग रहा बहुत जल्दी में कुछ निकलेगा। एनी यूनिवर्स, ये हमारे तिवारी जी हैं, जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। ये बोल रहे हैं अंशुल सर आपको बहुत बहुत बधाई हो। वो बधाई किस चीज़ के लिए है? वो कह रहे हैं कि सर आपने बैंक निफ्टी के लिए 60,000 का टारगेट दिया था कन्विक्शन के साथ, और वो 2 महीने पहले से ही आप बता रहे थे कि स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है बैंक निफ्टी पर, और वो आ गया है। बहुत बहुत बधाई अंशुल भाई। मैं धन्यवाद इनफैक्ट सर। मैं भी भूल गया था कि आपने 60,000 का टारगेट दिया था। अंशुल जी, ये तो आपको याद रखना चाहिए था कि बैंक निफ्टी का जो आपका लॉन्ग टर्म टारगेट है वो पूरा हो गया। अब सर अगला टारगेट फिर खुल गया है। देखिए मार्केट हमेशा खुला है, मार्केट बंद नहीं हो गया। टारगेट अचीव हो गया तो अब दो चीज होगी, या तो यहाँ से ब्रेकआउट आएगा या प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो भी तो आपके पास प्ले करने की अपॉर्चुनिटी है। दूसरा एक चीज मैं वापस रिपीट करूंगा, हर चीज में कन्विक्शन से ही बोलता हूँ। अगर मेरे को चार्ट नहीं सही लग रहा है तो मैं एग्जिट भी कन्विक्शन से बोलता हूँ, सही लग रहा है तो ऊपर भी कन्विक्शन से बोलता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हो ही जाएगा। मैं 65 से 70% ही करेक्ट होता हूँ। रिस्क अपने हिसाब से मैनेज कीजिए, क्वांटिटी अपनी, क्वांटिटी भी कैसे लेना है ये मैंने बता दिया है कि 1% से ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है, उस हिसाब से क्वांटिटी लेना है। रिस्क जरूर आप मैनेज कीजिएगा। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक ही अंतर है। कॉन्फिडेंस में आप रिस्क मैनेज करके शेयर लेते हो, ओवर कॉन्फिडेंस में आप रिस्क मैनेजमेंट को खिड़की से बाहर फेंक देते हो। ओवर कॉन्फिडेंस का अंत हमेशा धर्मराज युधिष्ठिर वाला होता है, वो गलती मत कीजिए। क्वांटिटी जरूर आप कैलकुलेट करके लीजिए, मेरी हर किसी से यही रिक्वेस्ट है। क्वांटिटी कैलकुलेटर यूज करना स्टार्ट कीजिए, आपकी ट्रेडिंग में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। मेरी में आया है तो आपकी में भी आएगा। राजीव मोहन शर्मा साहब, पहले तो नमस्कार शर्मा साहब आपका। और ये पूछ रहे हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंडों में इन्वेस्टमेंट लमसम के लिए ये सही समय है या 2-3 महीनों के बाद करें? एक्सिस और बंधन में से कौन सा स्मॉल कैप फंड बेहतर है? राजीव जी देखिए, वैसे तो म्यूचुअल फंड पर मतलब इस शो में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन देखिए स्मॉल कैप या फ्लैक्सी कैप फंड्स जो होते हैं, इनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और एसआईपी के मोड में करते हैं, अगर आप लमसम भी डालना चाहते हो सर, तो थोड़ा एसआईपी मोड को देखिए, मतलब आप लमसम की एसआईपी कर लीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब रही बात फंड टू फंड की कि एक्सिस और बंधन में से कौन सा बेहतर है, सर वो देखिए उसमें मैं केवल एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि आपने चूंकि मेरे से राय मांगी है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो बड़े फंड्स होते हैं ना, आप कई बार क्या होता है कि हम फंड का परफॉर्मेंस देखते हैं कि किस फंड ने कितना अच्छा परफॉर्म किया 3 साल में, 1 साल में। अक्सर हम उसकी नाम या उस फंड की पीछे की थोड़ी सी बैकग्राउंड चेक नहीं करते हैं। मेरा मानना हमेशा ये रहता है कि भले ही मुझे कोई फंड 25% का रिटर्न दे और एक छोटा फंड जिसके नाम थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं वो 30% भी रिटर्न दे सकता है, लेकिन क्या होता है कि कई बार आप उस एक्स्ट्रा 5% कमाने के चक्कर में कई बार म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा मतलब आप कुछ केसेस हुए हैं ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स के साथ भी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़े और बेहतर नाम आप देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि एक्सिस फंड के साथ एक बार फंड मैनेजर वाला इशू हुआ था और बंधन बैंक के साथ, बंधन म्यूचुअल फंड के साथ हालांकि कोई इशू नहीं हुए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें चली हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा देख लीजिए और बेहतर फंड्स अगर आपको मिलते हो तो इस कैटेगरी में। एक सवाल हमें मिला है आनंद राठी शेयर को लेकर, 414 रुपये का लिया हुआ है विशाल शर्मा जी ने। दोनों आईपीओ में लिए हुए हैं, एक का यूरो प्रतीक करके है और एक आनंद राठी, इन दोनों में आईपीओ में लिए हुए हैं। अंशुल भाई क्या करें, होल्ड या सेल? सर आनंद राठी में देखिए, अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे चल रहे होते 3 to 5 डेज में नहीं बुक करके, या कर भी लिया होता तो दो आईपीओ बेस से आपको री एंट्री मिल गई होती। लास्ट आईपीओ बेस 519-20 के आसपास ब्रेकआउट था, 750 वहां से चला गया, अभी प्रॉफिट बुकिंग में। अब प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ बेस बना भी तो पहले दो बेस छोटे छोटे थे, तो अब ये बड़ा बेस बनेगा। तो फिलहाल एक बार प्रॉफिट बुक करके आपको निकल जाना चाहिए। और जब तक नया नया बेस, थर्ड बेस नहीं बनता है, तब तक के लिए आपको इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। तो यूरो प्रतीक, इसमें 20 डे मूविंग एवरेज प्रोटेक्ट हो रहा है, बाउंस बैक मिल रहा है, और एक ही आईपीओ बेस बना था 278 पे। प्रोबेबली दिस कुड बी बॉटम ऑफ सेकंड आईपीओ बेस। जब तक 320 330 की जोन प्रोटेक्टेड है, आप इसमें लॉन्ग रहिए। अगर वो टूटती है तो फिर एग्जिट कीजिए, अगर नहीं टूटती है तो फिर ये बेस के शायद लोअर एंड पे है, बेस के अपर एंड 380 तक आएगा और फिर ब्रेकआउट देगा। तो आनंद राठी से निकल जाइए, इसमें 330 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। ठीक है,
अगला सवाल हमें मिल रहा है इम्प्रेसिव के नाम से, एक आईडी है। ये पूछ रहे हैं सर, मैन इंडस्ट्री में कोई कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है? अंशुल भाई बड़ा स्ट्रॉन्ग शेयर रहा है ये, इस पर बताइए जरा व्यू। सर मैन इंडस्ट्री में कपनल पैटर्न ब्रेकआउट लोअर डिग्री चार्ट पे प्रीएम्प्टिव हमने मनी नाइन पे या शायद मनी नाइन पे भी किया ही होगा, 434 रुपए पे रिकमेंड किया था कि 434 में घुस जाइए, ब्रेकआउट बना है। प्रीएम्प्टिव 401-2 के आसपास बताया था। तीनों केस में कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट आ गया, 15 महीने का पैटर्न है। ब्रेकआउट आया था इसमें वेडनेसडे 26 नवंबर को, फिलहाल पुल बैक दे रहा है। जब तक 434 प्रोटेक्टेड है, रिस्क आपकी कितनी है, 25-26 रुपए की, या 430 भी राउंड फिगर पकड़िए तो 30 रुपए की रिस्क है। गया तो 30, आया तो लगभग लगभग, अगर ये कपनल पैटर्न वर्कआउट किया तो 600 रुपए। गया तो 30, आया तो 140, तो ये रिस्क लेने जैसी है। अब रिस्क ले रहे हैं तो रिस्क में क्वांटिटी कैलकुलेशन आता है, तो क्वांटिटी 1% ऑफ द रिस्क कैलकुलेट करके ट्रेड लिया जा सकता है 430 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं सिद्धेश जी, इनका सुपर चैट पर सवाल आया, पूना वाला फिनकॉर्प के बारे में सब व्यू दे दीजिए, इस लेवल पर बाइंग पॉसिबल है क्या? तो बाइंग मंथली चार्ट पे लास्ट मंथ शूटिंग स्टार था बेरिश, बिफोर लास्ट मंथ उसको कोई फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला बल्कि हैमर बन गया। तो ये दो चीज होती है, एक बेरिश सिग्नल नहीं चला, एक बुलिश सिग्नल नहीं चला, तो ये अपने आप में इंडिकेशन है कि शायद अभी एक्यूमुलेशन पूरा नहीं हुआ है, तो मे बी और थोड़ा सा समय लगाएगा एक्यूमुलेशन में, बट इवेंचुअली मेरे को 800 रुपए जाते हुए दिख रहा है। आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस काउंटर, 700 से 800 रुपए आराम से मिलेगा। टाइमिंग कर रहे हैं तो अभी टाइमिंग नहीं है, थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा। ये काउंटर है जिसमें टाइमिंग नहीं करनी चाहिए, ले लीजिए, डिप मिलता है तो ऐड कर लीजिए, और थोड़ा डिप मिलता है और ऐड कर लीजिए। इवेंचुअली आपको 600 तो आराम से मिल रहा है, 700 से 800 रुपए की रेंज में आना चाहिए काउंटर को। ठीक है, और दूसरा इनका सवाल है सर एजीआई इंफ्रा पर, इस पर भी बता दीजिए। इस पे अभी अपने डिस्कस किया सर, 290-50 के ऊपर तगड़ी तेजी आएगी, 230 रुपए आपका ट्रेलिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए, नहीं हाँ, 249 आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है सर, एक हमारे दर्शक हैं हरीश अडवाणी जी, इनका सवाल है KPEL 430 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने। KPEL फिलहाल लॉन्ग लिक्विडेशन में है, नीचे सपोर्ट जोन 362-349 है, यहाँ तक आ सकता है। उषा अगर मार्टिन आप भी, इन्वेस्टर हैं तो हाँ लेके रख के रहिए, लंबी तेजी है, ट्रेडर हैं तो आपका लॉन्ग लिक्विडेशन चल रहा है। ठीक है, उषा मार्टिन सर 480 रुपए का बाय किया हुआ है, इस पर क्या करें? उषा मार्टिन में फिलहाल मेक और ब्रेक लेवल पे है, 424 के नीचे सस्टेन तो कर रहा है, और 2-4 दिन या एक हफ्ता और दीजिए। अगर ये वापस से 430-440 रिक्लेम नहीं हुआ तो फिर निकल जाइएगा, 374 खुल जाएगा, और रिक्लेम हो गया तो फिर अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। उसके टारगेट जब रिक्लेम हो जाएगा तब डिस्कस करेंगे, फिलहाल स्विंग नीचे की तरफ ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, मूलचंद जी सर्वेश्वर फूड पर पूछ रहे हैं सर, सर्वेश्वर फूड में डिस्कस कर चुका हूं, आप थोड़ा सा शुरुआत में बिल्कुल वीडियो जाकर देखें, जहां से अंशुल जी जुड़े थे वहीं पर सर्वेश्वर फूड की चर्चा हुई थी, वहां पर आपको उत्तर मिल जाएगा। वेदांता पर मैं सवाल ले लेता हूं, रीना परमार जी का है, 460 रुपये का लिया हुआ है, पूछ रही है कहाँ प्रॉफिट बुक करना है अंशुल भाई? अंशुल जी बहुत 600 बढ़िया रुपए शेयर चला वेदांता। सर, वेदांता 404 से हम रिकमेंड कर रहे हैं, 600 से 700 का टारगेट, बीच बीच में पॉज लेता रहा स्टॉक, इसको YTD कर देंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। बीच बीच में पॉज लेता रहा लेकिन सेक्युलर बुल रन बना हुआ है, तो ऐसे स्टॉक्स में टारगेट लगाने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छी होती है। और ये सबक तो LTF में आपको मिल ही गया होगा, जिसने टॉप प्रेडिक्ट किया वो घाटे में है, क्योंकि स्टॉक चलता ही जा रहा है। इट इज ऑलवेज बेटर कि विनर्स में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और उनको दौड़ने दीजिए, वो पता नहीं कितने कितने ही ट्रेड्स के आपके स्टॉप लॉसेस एडवांस में रिकवर कर देगा। कि अगर आप 10 आर 20 आर पा लिए इसमें, तो अगले 20 या 10 स्टॉप लॉसेस आप फंड कर चुके रहेंगे। तो लेट इट रन, 489 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, लेट इट रन, 600 रुपए के आसपास दोबारा सवाल पूछिएगा। बिल्कुल ठीक है सर, TVS मोटर पर गांधी मिता जी हैं, हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, इस पर टारगेट बता दीजिए, कहाँ पर टारगेट बता दीजिए प्लीज़, और कहाँ बाय करना है ये भी बता तो दीजिए। देखिए, टारगेट तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब टारगेट लगाने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है 3300 रुपए का। अब इसमें कोई टारगेट नहीं है क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास है, एक्सटेंशन का भी निकालेंगे तो 4000 का आएगा, बट टारगेट निकालने की जगह आप 3300 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से अगर है तो होल्ड करते चलिए, अगर नहीं है तो फ्रेश बाइंग के लिए बहुत लेट हो चुके हैं।
ये हमने लगभग 2,000-2,100 रुपए के आसपास से बाय रिकमेंड किया था। अब यहाँ पे जो नियर ब्रेकआउट है वो है हीरो मोटो। 5675 पे ब्रेकआउट आया है, 6300 के आसपास चल रहा है। अगर किस्मत आजमानी भी है तो उसमें आजमाइए, क्योंकि वहां पे 7,000 तक का टारगेट दिख रहा है।